आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट फेलियर। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। बाकी इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान सा है। लेकिन थोड़ा सा हम इसको ज़रा देखेंगे डिटेल में ताकि आप लोगों को ये आसानी से याद हो जाए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हार्ट फेलियर की जब हम बात करें तो हार्ट फेलियर का देखो, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि जब हार्ट फेल हो जाए, जब हार्ट की वर्किंग फेल हो जाए, जब हार्ट अपना काम सही तरह से ना कर पा रहा हो, तो हम उसे कहेंगे हार्ट फेलियर। ये तो इसकी एक डेफिनेशन है जो कि हमने कर दी। लेकिन असल में हार्ट फेलियर क्या होता है? देखो, आपकी बॉडी की एक ऑक्सीजन डिमांड है जो कम ज्यादा होती रहती है हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ साथ। हार्ट उस ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए कभी अपनी उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो फास्ट हो जाती है और कभी उसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्लो हो जाती है। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई ब्लड की ज्यादा होगी और उसकी कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होगी। और अगर डिमांड कम होगी, ब्लड की डिमांड कम होगी, ब्लड की सप्लाई कम चाहिए होगी, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो जाएगी। ये एक बैलेंस्ड मैकेनिज्म है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, जो कि चलता रहता है। ठीक है। और इसी तरह से हमारी पूरी बॉडी का जो ऑक्सीजन डिमांड है वो कंट्रोल हो रहा होता है। हार्ट का काम सिर्फ इतना है कि वो एक पंप के तौर पे काम करके ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को उन जगहों पर वक्त पर पहुंचाता है जहां जहां पर इस ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब अगर यही हार्ट उस ऑक्सीजन डिमांड को पूरा ना कर पाए तो इसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। कि जितनी डिमांड है, एक तो हार्ट उसके मुताबिक अपने आप को एकोमोडेट नहीं कर पा रहा और उस इतने ब्लड को सफिशिएंटली पंप नहीं कर पा रहा जो बॉडी की डिमांड को पूरा नहीं कर रहे। इसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। क्लियर होगी बात? अब जाहिर सी बात है कि जब बॉडी की डिमांड पूरी नहीं होगी, ऑक्सीजन पूरी नहीं होगी, तो हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया के होने की वजह से आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी, थकी थकी रहेगी और आपको थकान महसूस होगी। पहली बात। दूसरी बात, जब डिमांड पूरी नहीं होगी, ब्लड सही तरह से सर्कुलेट नहीं करेगा। जब ब्लड सही तरह से सर्कुलेट नहीं करेगा तो ब्लड की सर्कुलेशन ना होने की वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब वेसल्स में इकट्ठा होगा तो वो वेसल्स से बाहर निकलकर एडीमा क्रिएट करेगा, फ्लूइड रिटेंशन क्रिएट करेगा। ठीक है। क्योंकि हार्ट की जो पंपिंग है वो सही तरह से नहीं हो रही और सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन है उसमें हार्ट जो ब्लड है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, पंप सही तरह से ना होने की वजह से। दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम, जब ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं होगी तो हमारी जो ब्रेन है वो ये समझेगा कि शायद सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रही, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही और आपकी जो सांस है, जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपको सांस तेज तेज आना शुरू हो जाएगा। जब सांस तेज तेज आएगा तो सांस तेज तेज आने की वजह से जो मसल्स हैं वो फिटीक कर जाएंगे, जिसकी वजह से सांस लेने में मसला होगा। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स को मैंने आपको इकट्ठा करके समराइज किया कि डिस्निया क्यों होता है, फिटीक क्यों होती है और फ्लूइड रिटेंशन क्यों होती है। ये इसके तीन मेन सिम्टम्स हैं हार्ट फेलियर के। ये थ्री सिम्टम्स हैं। ठीक है। तो फिर हम रिपीट करते हैं कि ये तीन सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहला है फिटीक। फिटीक क्यों होती है जी? मैंने आपको बताया कि जब हार्ट जो है वो बॉडी की डिमांड को पूरा नहीं कर पाता तो हाइपोक्सिया हो रहा होता है। हाइपोक्सिया होने की वजह से बॉडी के जो सेल्स हैं वो अपना काम सही तरह से नहीं करते, एक्टिवली नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से बॉडी बड़ी थकी थकी सी, वीक वीक सी, नॉन एक्टिव बॉडी प्रेजेंट करती है। दूसरा, फ्लूइड रिटेंशन। जाहिर सी बात है कि जब हार्ट में ब्लड सही तरह से सर्कुलेट नहीं होगा तो जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसमें फ्लूइड रिटेन करना शुरू कर जाएगा, सिस्टेमिक में और पल्मोनरी में, जिसकी वजह से एडीमा होगा, फ्लूइड रिटेंशन।
तीसरा है डिस्निया, सांस लेने में मसला। ऑक्सीजन के कम होने की वजह से जो आपकी ब्रीदिंग होगी वो फास्ट होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, जिसकी वजह से आपके जो मसल्स हैं, जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, वो बहुत जल्दी बर्न आउट कर जाएंगे, बहुत जल्दी फटीग्ड कर जाएंगे, बर्न आउट नहीं सॉरी, फटीग्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये तीन इसके मेन प्रॉब्लम है। यहां तक क्लियर है जी कि हार्ट फेलियर में फ्लूइड रिटेंशन क्यों होती है, फटीग क्यों होती है और डिस्निया क्यों होता है? क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि ये हो हार्ट फेलियर की कॉजेज क्या है। देखिए, इसकी डिफरेंट कॉजेज हैं। ये क्रोनिक डिजीज है और आपकी हार्ट की जितनी भी डिजीजेज हैं वो हार्ट फेलियर करवा सकती हैं। जैसे कोई एथीरोस्क्लेरोटिक डिजीज है, कोई मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, हाइपरटेंसिव डिजीज है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज है। ये सारे के सारे नाम है जो आपको आने चाहिए कि कौन सी डिजीजेज हैं जो कि हार्ट फेलियर कॉज कर सकती हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा जो मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट समझाया है उसको समझने के लिए एक दफा फिर हम रिपीट करते हैं। देखो, आपकी जो कार्डिक आउटपुट होती है, कार्डिक आउटपुट का मतलब क्या है कि हार्ट पर मिनट कितने मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है, यानी कि एक मिनट में कितने मिलीलीटर ब्लड हार्ट में से होता हुआ, पंप होता हुआ बॉडी के दूसरे हिस्सों में पहुंचता है। और जाहिर सी बात है कि हार्ट में ब्लड कहां से आ रहा होता है, बॉडी से ही आ रहा होता है। ये एक सर्कुलेशन हो रही होती है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट से आपके लंग्स में जाता है, वहां पर इसकी फ्लूइड एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज होती है, लंग्स से वापस हार्ट में आता है और हार्ट इसको बॉडी में पंप कर देता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पंप कर देता है, वहां ऑक्सीजन यूज होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट में आ जाता है। इसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। के आपके जो पर मिनट है 60 सेकंड में हार्ट कितना ब्लड जो है वो पंप करता है बॉडी की तरफ, इसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ये डिपेंड करती है आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर और हार्ट रेट के ऊपर। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक बीट के ऊपर एक जो दुब दब लब डब है उस पे कितना जो है वो मिलीलीटर ब्लड जो है वो जाता है आगे, और पर मिनट हार्ट रेट कितना है, ये दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है कि जब हार्ट रेट ज्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा बाहर जाएगी, हार्ट रेट कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम जाएगी बाहर। ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट डिपेंड करती है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन पावर के ऊपर भी, और वो कितने मिलीलीटर, हार्ट रेट क्या है, कितनी दफा से हार्ट जो है वो अपने आप को बीट कर रहा है, हार्ट रेट क्या है उसका, और साथ में कितने जो है वो मिलीलीटर ब्लड जो है वो पंप हो रहा है। क्लियर? तो एवरेज हार्ट रेट जो होती है वो पर मिनट जो होती है वो ऑलमोस्ट 70 बीट्स पर मिनट होती है, यानी कि हर में से हर किसी का जो हार्ट है वो ऑलमोस्ट एक मिनट में 70 दफा धड़कता है, और हर धड़कन के साथ, हर बीट के साथ 7 to 80 ml जो ब्लड है वो आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है। इस तरह से एवरेज जो आउटपुट है एक मिनट में तकरीबन 5.5 लीटर ब्लड जो है वो हार्ट में से गुजरता हुआ आपकी बॉडी में जाता है। ठीक है, ये देख लो कि कितना ज्यादा ब्लड जो है एक मिनट में आपके हार्ट के अंदर से गुजरते हुए आपकी पूरी की पूरी बॉडी की तरफ जाता है, और जाहिर सी बात है वहां से इतना ही ब्लड वापस भी आता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के तौर पे लंग्स की तरफ जाता है। अब ये बात आपको समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ये पता हो कि कार्डिक आउटपुट मतलब कि एक बॉडी की जो एवरेज डिमांड है वो है 5.5 लीटर ब्लड पर मिनट हार्ट में से होके गुजरे। अगर ये डिमांड कम होती है, 5.5 लीटर से कम होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4.5 लीटर पे आ जाती है, ये 3.5 लीटर पे आ जाती है, तो मुझे एक बात बताइए, हम इसको सिंपल कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं 5,000 ml, 5 लीटर, 5,000 ml। नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि हार्ट में से ये 5,000 ml ब्लड गुजरना चाहिए था पर मिनट। लेकिन अगर ये 5,000 ml ब्लड हार्ट में से नहीं गुजरेगा तो क्या बॉडी की डिमांड पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसी को हम कहते हैं हार्ट फेलियर, कि हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा जितनी बॉडी की इस वक्त डिमांड है। अब ये जो 5,000 है, फॉर एग्जांपल इसमें से गुजरा है सिर्फ 2,000, 2,000। अब इसकी वजह से तीन प्रॉब्लम्स हुए कि सबसे पहला प्रॉब्लम तो जो 3,000 ब्लड गुजरना चाहिए था जो नहीं गुजरा वो आपकी बॉडी की जो वेसल्स है उन्हीं में पड़ा हुआ है,
उन्हीं में इकट्ठा हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से वो सीप आउट करना शुरू हो जाएगा और आपकी जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसमें, उसकी वजह से ब्लड की रिटेंशन की वजह से, फ्लूइड की रिटेंशन की वजह से एडिमा होना शुरू हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सही तरह से सेल्स को नहीं मिलेगा तो सेल्स वीक हो जाएंगे, आपकी बॉडी की ओवरऑल लुक बड़ी सी फटीग सी, बड़ी थकी थकी सी आपको नजर आएगी, ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात कि जब ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो रही होगी तो आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, और ब्रीदिंग फास्ट होने की वजह से आपके जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, जो आपके रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, वो फिटीग्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, डिस्निया। तो तीन मेन इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे हार्ट फेलियर के पेशेंट में, एडिमा, फटीग और डिस्निया। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट डॉक्टर साहबान? बोल लो यार, जो अब लेट आए हैं ना वो थोड़ा सा इसको बाद में देखें। हिफ्सा, मैं ये चौथी दफा रिपीट कर रहा हूं मेरी प्यारी बहन। अच्छा जी, इसको जरा गौर से एक दफा थोड़ा सा और हम देखते हैं। अब देखो डॉक्टर साहबान, ये मैं एक डब्बा बना रहा हूं, इस डब्बे को जरा समझिएगा कि ये डब्बा मैंने क्यों बनाया। यार एक तो मैं अपने सेटिंग की वजह से बड़ा तंग हूं, और मेरे पास मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं देख पाऊं कि सेटिंग कहाँ से खराब हुई है मुझसे। उम्मीद है कि अभी आ गया। अच्छा जी, हाँ नहीं आता तो फिर सर्कल ही बनाएंगे। इसको ना सारे अब गौर से सुनना है, सोना नहीं है, सारे मेरी बात सुन लो, सोई हुई कौम, बाहर निकलते नहीं हो, बातें बनाते हो भाई हमें, कोई भी नहीं देगा। कल आए आते ना डंडे खाते इस्लामाबाद आके, डंडे नहीं ना खाए। अच्छा आप देखो सर्कल, देखो इस सर्कल को बनाने का मकसद क्या है, जरा गौर से सुनो। ठीक है, इस पे मैं चार पाइप लगा रहा हूं, एक पाइप, दूसरा पाइप, तीसरा पाइप और चौथा पाइप। ठीक है जी। अब जरा गौर से सुनिएगा, जो मैं समझाने जा रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब जरा गौर से सुनना है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आपको अभी एक चीज क्लियर हो जाएगी, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। देखो होता क्या है, ये आपकी फॉर एग्जांपल राइट साइड है और ये आपकी लेफ्ट साइड है। जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपकी इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से कहां पर आता है, बताओ, बताओ यार, बोलो। इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में, यानी कि ये मैं एक ही लगा रहा हूं, ये आपका हो गया राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ये कहां पर चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये कहां पर चला जाता है, लंग्स में। ठीक है, लंग्स से ये वापस कहां आ जाता है ऑक्सीजनेट होने के बाद, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहां पर चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये पूरी आपकी बॉडी में चला जाता है, ठीक है, एओर्टा के थ्रू। क्लियर होगी बात? यहां तक बात क्लियर है? बड़ी बेसिक सी आपके बचपन की डायग्राम है जो मैंने बताई। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, पहले मैं वो दिखा देता हूं आपको। मैं समझाना चाह रहा हूं आपको ये दो चीजें, जो मैं आपको समझा रहा हूं उसके बाद फिर आप लोगों ने, ये देखो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर। इसको अब जरा आपने समझना। क्लियर होगी बात? अब हम दोबारा से अपनी डायग्राम की तरफ जाते हैं और हम ये देखते हैं
कि दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में और राइट साइडेड हार्ट फेलियर में। अच्छा जी, मुझे एक बात बताएं, आपको ये बात ठीक लग रही है कि हमारे पास जो ब्लड आ रहा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन से, यानी कि बॉडी की तरफ से, वो इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से आ रहा है राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से जा रहा है राइट वेंट्रिकल में। अगर राइट वेंट्रिकल सही तरह से काम नहीं करेगा, यानी कि राइट साइड सही तरह से काम नहीं करेगी, तो ब्लड कहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, लंग्स में या आपकी बॉडी में? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में लंग इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा या लंग्स में? जाहिर सी बात है बॉडी में ना। बॉडी में आपकी जो पांव हैं, जो आपके टांगे हैं, जो आपके पांव हैं, इनमें इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? आपके हाथों पे, आपके पांव पे, आपकी टांगों में, क्यों? क्योंकि जितना ब्लड इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आना चाहिए था, और फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाना चाहिए था, राइट वेंट्रिकल से वो जाना चाहिए था लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, उतना ब्लड राइट वेंट्रिकल पंप नहीं कर पा रहा लंग्स में। यानी कि राइट वेंट्रिकल ने कोई ऑलमोस्ट 5000 के करीब पर मिनट जो है वो पंप करना था लंग्स में, लेकिन वो नहीं पंप कर रहा। वो कितना कर रहा है, वो ऑलमोस्ट की कैपेसिटी कितनी रह गई है, 2000। तो जो 3000 है, जो 3 लीटर ब्लड है, वो कहां पर पड़ा हुआ है? आपकी बाजुओं में, आपकी टांगों में, आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो सबसे पहले एडीमा कौन सा आपको देखने को मिलेगा? सबसे पहले एडीमा कौन सा देखने को मिलेगा? सिस्टेमिक एडीमा ना। और सिस्टेमिक एडीमा में भी कौन से ऐसे पोर्शंस हैं जो सबसे पहले इफेक्ट होंगे? पांव वाला, क्योंकि पांव पे फुट, फुट वाला ना, एंकल पार्ट, फुट पार्ट, नी पार्ट, वो वाले हिस्से जहां पर ब्लड सबसे एंड पे पहुंचता है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? क्या पल्मोनरी एडीमा इसमें होगा, कॉमन होगा? नहीं। क्या इसमें कोई डिस्निया की जो कंप्लेन है पल्मोनरी एडीमा की वजह से, वो आपको पहले देखने को मिलेगी? नहीं। क्या रेस्पिरेटरी फेलियर इसमें देखने को मिलेगा? नहीं। क्या पल्मोनरी एफ्यूजन इसमें आपको देखने को मिलेगी? नहीं। क्लियर होगी बात? मेरी बात को, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। अच्छा, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल सही से काम नहीं कर रहा आज मैं सुबह से 2 दफा स्टीरॉइड्स ले चुका हूं, सुबह से 2 दफा। मेरा इतनी ज्यादा ना वो यू जो आपके हुआ हुआ है, स्वेलिंग हुई हुई है एपिग्लॉटिक रीजन में। 2 दफा मैंने अभी आपको पढ़ाने से पहले स्प्रे किया आपने। अच्छा जी, तो अगर लंग्स, अगर तो लेफ्ट साइड प्रॉपरली नहीं कर पाएगी, अब आ जाते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। अगर लेफ्ट साइड जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, उसकी पावर कम हो जाएगी, तो कहां पर इकट्ठा होगा ब्लड? ब्लड की पुलिंग कहां पर होगी? ब्लड की पुलिंग सबसे पहले लंग्स में होगी, यानी कि पल्मोनरी एडीमा, पल्मोनरी एफ्यूजन और डिस्निया देखने को मिलेगा। लेकिन क्या मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे एक बात बताओ, क्या सिस्टेमिक पे फर्क पड़ेगा? हां जी, बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन थोड़ा लेट। पहले कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे? पल्मोनरी सिम्टम्स, उसके बाद सिस्टेमिक। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ब्लड तो आपका कहां पर पूल करेगा? पहले आपके लंग्स जब भर जाएंगे ब्लड से, तो फिर आपका लंग्स इकट्ठा कहां पर होना शुरू हो जाएगा? कहां पर? फिर आपके कहां पर ब्लड इकट्ठा होगा? बॉडी में। क्लियर होगी बात? लंग्स में क्यों इकट्ठा हो रहा है? देखो, राइट वेंट्रिकल से आ गया लंग्स में, लंग्स से चला गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने करना था 5000 पंप, लेकिन उसने नहीं किया। जो उसने कितना किया? 2000। अब वो जो पीछे 3000 बचा हुआ है, वो सबसे पहले कहां पर इकट्ठा होगा? लंग्स से आ रहा है ना ब्लड, तो वहां पर कहां पर इकट्ठा होना शुरू होगा? लंग्स में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट हार्ट फेलियर है, उसमें पहले सिम्टम्स कौन से आते हैं? पल्मोनरी। लेकिन जो राइट हार्ट फेलियर है, उसमें पहले कौन से सिम्टम्स आते हैं?
उसमें कौन से आएंगे पहले? सिस्टेमिक। एम आई क्लियर विद माई कॉन्सेप्ट? एम आई क्लियर विद माई कॉन्सेप्ट? ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखो, अगर हम ओवरऑल एक पिक्चर देखें तो कार्डियक फेलियर की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम क्या हो रहा है? देखो, सबसे पहला तो जो है ना, वो जो प्रॉब्लम आ रहे हैं कार्डियक फेलियर की वजह से, कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से, सबसे पहला तो टिश्यू परफ्यूजन, जो टिश्यूज को मिलना था, ऑक्सीजन मिलनी थी, वो नहीं मिल रही। क्लियर होगी बात? ऑक्सीजन जो मिलनी थी नहीं मिल। अब हम जरा ना क्लिनिकल डिस्कस कर रहे हैं, क्लिनिकल फीचर डिस्कस कर रहे हैं सारे डिटेल में। पहले तो हमने 3 मेन देखे, अब हम डिटेल में फीचर डिस्कस कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उन फीचर्स की वजह से फर्क क्या पड़ेगा, इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, अब हम जरा उसको देखने लगे। देखो, परफ्यूजन रिड्यूस की, ठीक है। अब जब परफ्यूजन रिड्यूस की तो जाहिर सी बात है कि एक चीज आप और भूल गए हैं, आपको याद है कि वो रेनल ब्लड फ्लो भी तो डिक्रीज होगा ना इससे। और जब रेनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है तो तब क्या ऑन हो जाता है? रेनन एंजियोटेंसन सिस्टम। रेनन एंजियोटेंसन सिस्टम क्या करवाता है? वो वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। वेजोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से, वेजोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से आफ्टर लोड बढ़ जाता है। जब आफ्टर लोड बढ़ जाता है तो हार्ट को मजीद जोर लगाना पड़ता है, और जब वो मजीद जोर नहीं लगा पाता, पहले ही उसकी कैपेसिटी कम हुई हुई है, तो हार्ट फेलियर एग्जैजरेट कर जाता है। अब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे प्री लोड का और आफ्टर लोड का। व्हाट इज मेंट बाय प्री लोड एंड आफ्टर लोड? हालांकि देखो, ये फिजियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और मेडिसिन को समझने के लिए आपको प्री लोड और आफ्टर लोड का पता होना बहुत जरूरी है। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है प्री लोड और आफ्टर लोड समझने के लिए। देखो, ये एक मोटर है, फॉर एग्जांपल समझ लें हार्ट क्या है, एक मोटर है। इस मोटर में एक पाइप आ रहा है, इस मोटर में एक पाइप इनपुट इन पे आ रहा है, और एक पाइप जो है वो बाहर है, बाहर की तरफ है। और इस जगह पे लगा हुआ है एक वैल्व, इस जगह पर लगा हुआ है एक वैल्व। एम आई क्लियर? ठीक है। जो इनपुट है, जो इनपुट है जहां से पानी अंदर की तरफ आ रहा है, ब्लड इस पंप में आ रहा है, ठीक है, और ये आपकी है आउटपुट, जहां से पानी बाहर जा रहा है, जहां से आपका जो ब्लड है वो बाहर की तरफ जा रहा है। इसको अब जरा गौर से समझिएगा, प्री लोड और आफ्टर लोड क्या होता है। ठीक है, प्री लोड का क्या मतलब है और आफ्टर लोड का क्या मतलब है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ये वाला। प्री लोड क्या है और आफ्टर लोड क्या है? ठीक है, ये मोटर वाली बात समझ आ गई। इसको समझने से पहले एक छोटी सी डायग्राम देखते हैं। पहले ये देखो, ये एक डायग्राम है जो आप लोग देख रहे हो। देखो, प्री लोड वो होता है जो इनकमिंग हो, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ 500 ml ब्लड आया है, 500 ml ब्लड आया है, तो हार्ट को जितना जोर लगाना पड़ेगा, अगर इसी 500 ml की जगह 700 ml आ जाए, मुझे बताएं हार्ट का जो जोर है, जो हार्ट का वर्कआउट है, वो किसके ऊपर ज्यादा लगेगा? 500 पे या 700 पे? उसको पंप करने में कितने ज्यादा क्वांटिटी के ब्लड के ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी ना। मतलब कि अगर ब्लड की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो हार्ट को उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी पंप करने के लिए। अगर ब्लड कम आएगा तो हार्ट को कम फोर्स लगानी पड़ेगी ब्लड को आगे पहुंचाने के लिए। एम आई क्लियर? दिस इज कॉल्ड प्री लोड, दिस इज कॉल्ड प्री लोड, कि कितना ब्लड आपके हार्ट में आ रहा है जिसकी वजह से हार्ट को अपनी फोर्स को कम या ज्यादा करना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर हाइपरवोलीमिया हो जाए, अगर हाइपरवोलीमिया हो जाए तो क्या होता है? ज्यादा वॉल्यूम आएगा, जब ज्यादा वॉल्यूम आएगा तो हार्ट को जोर फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? प्रीलोड इंक्रीज कर जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है। आफ्टर लोड क्या होता है? आफ्टर लोड का मतलब यह है, आप सबने अपने फिजियोलॉजी में एक बात पढ़ी होगी कि एओर्टा का एक प्रेशर होता है। फॉर एग्जांपल एओर्टा का प्रेशर है 80 mmHg, ठीक है, और ये एक वैल्व लगा हुआ है, एक वैल्व लगा हुआ है। ये वैल्व कब ओपन होगा? जब हार्ट 80 mmHg से अबव प्रेशर क्रिएट करेगा,
अबव प्रेशर क्रिएट करेगा तो ये वैल्व ओपन होगा। मतलब हार्ट इतने जोर से पंप करेगा कि ये वैल्व कब ओपन होगा, कब खुलेगा, जब इसका प्रेशर एओर्टा का जो एओर्टा में जो प्रेशर है वो हार्ट के प्रेशर से कम होगा। एम आई क्लियर? ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ना। इसकी मिसाल देखो, सिंपल सी ऐसे है। फॉर एग्जांपल ये एक दरवाजा है, ठीक है, एक दरवाजा है। उस दरवाजे के बाहर, तो मेरी ड्राइंग इसकी वजह से बड़ी खराब हो रही है, सुने। एक दरवाजा है, एक तरफ मैं खड़ा हूं, दूसरी तरफ दो लोग खड़े हैं। मुझे बताएं मैं कब वो दरवाजा खोल पाऊंगा? जब मेरी फोर्स बाहर खड़े हुए दो लोगों से ज्यादा होगी। अगर जो बाहर खड़े हुए दो लोग हैं जिन्होंने दरवाजे को पकड़ा हुआ है, जो खुलने नहीं दे रहे, वो मैं दरवाजा नहीं खोल पाऊंगा। एम आई क्लियर? तो ये एओर्टा के वैल्व कब ओपन होते हैं? जब जब हार्ट एओर्टा में मौजूद ब्लड से ज्यादा फोर्स लगाए और वैल्व ओपन और ब्लड आगे की तरफ पंप कर जाए। एम आई क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? दिस इज कॉल्ड आफ्टर लोड। दिस इज कॉल्ड आफ्टर लोड। एम आई क्लियर डॉक्टर साहबान? ठीक है, अच्छा, ये हो गया आफ्टर लोड। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि अगर एओर्टा की कंस्ट्रिक्शन हो जाए, एओर्टा की कंस्ट्रिक्शन हो जाए, तो क्या फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी या कम? पहले से तंग हो जाए तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी ना। और हार्ट पहले से फेल हुआ हुआ है, तो क्या कंस्ट्रिक्शन हमारे फायदे में जाएगी या नुकसान में जाएगी? वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। तो रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो कि हार्ट फेलियर की वजह से ऑन हुआ, वो क्या करेगा? वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा और एक और काम करवाएगा, वो करवाएगा सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। पहले से फ्लूइड रिटेन हुआ हुआ है, मजीद फ्लूइड अगर रिटेन करोगे तो एडीमा ज्यादा हो जाएगा। तो कार्डियक फेलियर की वजह से रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम ऑन हो गया, जिसकी वजह से एक तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से आफ्टर लोड बढ़ गया, और दूसरा क्या हो गया? सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। अब सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन की वजह से हाइपरवोलीमिया हो गया, और हाइपरवोलीमिया की वजह से प्रीलोड भी बढ़ गया। अब हार्ट को दोनों तरफ से ज्यादा जोर लगाना पड़ गया, पहले ही उसके सेल्स वीक हुए हैं, तो क्या होगा? हार्ट मजीद कार्डियक आउटपुट रिड्यूस करेगा, मजीद फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। Am I clear with this concept? Am I clear with this concept? ठीक है। अब हार्ट फेलियर को पता कैसे कर चलता है? हार्ट फेलियर का पता कैसे चलता है? हमारे पास इसकी मेनली ये क्लिनिकली है, ठीक है, और ये क्रॉनिक डिजीज है, और ये किसी ना किसी डिजीज के बाद होती है। ये नहीं होता कि पेशेंट को रात सोया था तो हार्ट फेलियर हो गया, ये किसी ना किसी डिजीज के बाद, कोई वेल्वुलर डिसऑर्डर के बाद, कोई आपकी किसी ना किसी प्रॉब्लम के बाद आपको देखने को मिलती है। तो ये हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं हार्ट फेलियर में। तो लेकिन हम लोग चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी, चेस्ट एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, और ये सारे के सारे हम टेस्ट जरूर करवाते हैं इसमें साथ, चेक करने के लिए कि इस वक्त कंडीशन क्या है। इकोकार्डियोग्राफी से आपको वेल्वुलर हार्ट डिजीजेस की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, कार्डियक एनोमलीज की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, वेंट्रिकल की कंडीशन क्या है, डायलेटेड है या हाइपरट्रॉफी हुई हुई है, उसकी आपको कंडीशन का पता चल जाता है, और पल्मोनरी एफ्यूजन हुई हुई है या नहीं हुई हुई, एक्सरे से आपको पता चल जाता है, कोई एरिथमिया हो गया है वो आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से पता चल जाता है। तो ये सारे के सारे टेस्ट जो हैं, लेकिन इसका जो मेन आपका डायग्नोसिस है वो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की और क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बेस के ऊपर होता है, क्योंकि ये सारे टेस्ट पहले से चल रहे होते हैं और हमें पहले से ही पता होता है कि ये पेशेंट हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पेशेंट को ठीक कैसे करें? इस पेशेंट को ठीक कैसे करें? ठीक है, जनरल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं ही हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं जो इसकी डिटेल में जाना चाह रहा हूं, जो समझाना चाह रहा हूं, उसको जरा समझें। ये एक डायग्राम हम खोलते हैं, हम इसे ठीक कैसे करें? देखो, कुछ जरा मुझे सोचो, तुक्के लगाओ कि एक हार्ट फेलियर के पेशेंट को कैसे ठीक किया जाए।
सबसे पहला अगर मैं आपसे सवाल करूं, मुझे एक बताओ कि क्या 100% ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हार्ट के सेल्स खत्म हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, हम बेहतरी ला सकते हैं, हम बेहतरी ला सकते हैं। हम उसकी जिंदगी में अगर उसने कोई 10 साल जीने हैं तो हम 11 साल कर सकते हैं, 12 साल कर सकते हैं, 13 साल कर सकते हैं। हम उसको बेहतर कर सकते हैं, हम उसके सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं, हम उनको ठीक कर सकते हैं, हम उसकी बेहतरी कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? क्या क्या करना चाहिए थोड़ा मुझे बताओ, थोड़ा खुद सोचो यार। क्या हमें क्या हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा मुझे खुद सोच के बताओ, सोचो क्या क्या करना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले हम मसले लिख लेते हैं, हमारे मसले क्या क्या है। हमारे पास मसले हैं जी, एक तो हमारे पास फ्लूइड रिटेन कर गया, दूसरा हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है, तीसरा हमारे पास परफ्यूजन कम हुई हुई है ऑक्सीजन की, चौथा हमारे पास हार्ट के जो मसल्स हैं वो वीक हुए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब फ्लूइड रिटेंशन को कैसे ठीक करें? एक तो फ्लूइड इनटेक कम कर लें, दूसरा हम क्या करें, हम डायूरेटिक्स दें। क्लियर होगी बात? फ्लूइड रिटेंशन के लिए हम डायूरेटिक्स का यूज कर सकते हैं, लेस सॉल्ट का यूज करें, फ्लूइड इनटेक कम करें। दूसरा दूसरा जनाब, ये देखो जनाब, अब हम डायग्राम खोल लेते हैं जहां पे आपको पता चले। देखो, एक तो हम क्या करें कि सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, प्लाज्मा, ये देखो ये हमारे पास मसले हैं। प्री लोड हमारा ज्यादा हो रहा है, आफ्टर लोड हमारा ज्यादा हो रहा है, रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम ऑन हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन हो रही है, और हार्ट के मसल्स वीक हो रहे हैं। क्लियर होगी बात? हार्ट के मसल्स वीक हुए पड़े हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई पड़ी है, टिश्यू परफ्यूजन रेशो कम है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन है। ये सारे हमारे मसले हैं। इन मसलों को ठीक करने के लिए बारी बारी हमारे पास ड्रग्स हैं, जैसे कि कार्डियक फेलियर, जो कार्डियक सेल्स की को स्ट्रेंथन करने के लिए, हार्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास आइनोट्रॉपिक एजेंट्स हैं, आइनोट्रॉपिक एजेंट्स हैं। बिल्कुल जी, सवेर सवेर हार्ट फेलियर में हाइपोटेंशन। ठीक है, तो डाइजॉक्सन, जिसमें आप सबको पता है डाइजॉक्सन मौजूद है। सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन को हमें ठीक करने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है, डायूरेटिक्स मौजूद है। आइनोट्रॉपिक एजेंट्स कार्डियक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, वेजो कंस्ट्रिक्शन को कम करने के लिए हमारे पास वेजो डायलेटर्स मौजूद हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या हम वेजो डायलेटर प्रेफर करेंगे, या हम जो जड़ रहा है वेजो कंस्ट्रिक्शन और साल्ट एंड वाटर रिटेंशन की, उसे पकड़ लें? आप क्या कहते हैं? क्या हम जड़ को खत्म कर दें या अलग से वेजो डायलेटर्स यूज करें? जड़ को खत्म करना चाहिए, रूट कॉज को पकड़ना चाहिए। तो हम प्रेफर किसे करेंगे, वेजोडाइलेटर्स को प्रेफर करें, या हम इनहिबिटर्स को, रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स जो हैं, एस इनहिबिटर्स जो हैं, उनको प्रेफर करें? तो हम एस इनहिबिटर्स को इसमें प्रेफर करते हैं। हाँ, हमारे पास डायूरेटिक्स की, हमारे पास वेजोडाइलेटर्स की ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये इसकी ड्रग्स हैं, आइनोट्रॉपिक एजेंट्स, डायूरेटिक्स, एस इनहिबिटर्स एंड वेजोडाइलेटर्स। These are four major drugs. These are four major drugs. नहीं जी, बीटा ब्लॉकर हम नहीं यूज करते। बीटा ब्लॉकर को हम अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से हार्ट रेट ज्यादा हो जाए तब यूज करते हैं। ठीक है, हमने पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एजेंट्स यूज करने होते हैं, जिसमें बीटा 1 एगोनिस्ट हैं या डाइजॉक्सिन वगैरह है। ठीक है, तो वेजोडाइलेटर्स हैं हमारे पास, जो कि प्री लोड को कम करेंगे, आफ्टर लोड को भी कम करेंगे। एस इनहिबिटर्स हैं जो रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम को ब्लॉक करके सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन को कम करेंगे। और आइनोट्रॉपिक एजेंट्स हैं जो कि कार्डिक टिश्यूज जो हैं उन्हें स्ट्रेंथन करेंगे, उनके अंदर पॉजिटिव इफेक्ट लाएंगे। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? डॉक्टर साहब, एम आई में सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से हो रहा होता है। MI is a acute disorder. Chronic cardiac failure is chronic disorder. और परफ्यूजन को ठीक, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है तो फिर ऑक्सीजन लगाते हैं,
और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन उसकी ठीक है तो फिर ये मेडिसिन जब आप देंगे तो अपने आप कार्डियक आउटपुट बेहतर होगी और परफ्यूजन ठीक हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर यूसुफ, जो एमआई है इट इज एन एक्यूट प्रॉब्लम जिसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से हमें बीटा ब्लॉकर्स देने पड़ते हैं, जबकि क्रॉनिक कार्डियक फेलियर में स्ट्रेंथन करना है हमने, और इट इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। क्लियर? चलें, आज आप अपना कार्डिक फेलियर पढ़ें अच्छे तरीके के साथ। इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा।